में तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग जारी है और आज 15 जिलों की 78 असेंबली सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आइए सीधा रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी आसिफ इकबाल लगातार बने हुए हैं। आसिफ, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि देखिए अभी हमारे साथ रज़ाउल्लाह है, इनके पास एक बड़ी जानकारी आई है। अभी हम बात कर रहे थे कि एक पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई। अभी ये बता रहे हैं कि 2 और लोगों के जो कार्यरत थे, जो वहाँ पे जो ड्यूटी पे थे, उनकी भी क्या अभी ये बता रहे हैं कि 2 और लोगों के जो कार्यरत थे, जो वहाँ पे जो ड्यूटी पे थे, उनकी भी क्या हुआ? मुजफ्फरपुर और सुपौल से खबर आ रही है कि 2 मतदान कर्मी जो वहाँ पे मुकर्रर थे, उनकी मौत हो गई है। एक का बताया जा रहा है कि अस्थमा के मरीज थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है, और एक और है उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो मौत हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा अफरा तफरी हो गया, गम और अफसोस का आलम था वहाँ पे। तो वोटिंग का अमल भी मुतासिर हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी फिलहाल धीरे धीरे वोटिंग। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है मुमताज़। सभी लोग जो सुबह ड्यूटी पे आते हैं, उम्मीद ये जताई जाती है कि शाम में वो लोग घर जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ परेशानियाँ बढ़ रही हैं, ये अपने आप में। आप मधुबनी में खवातीनों की बात बता रही थी, आप ये कह रही थी कि किस तरीके से लेडीज़ टर्न अप कर रही हैं, लोगों के बड़े बड़े कतारों में दिख रहे हैं, वो क्या उसके बारे में जानकारी? ये कि आमतौर पर ख़वातीन घर के कामकाज से निपटने के बाद निकलती हैं वोटिंग के लिए, लेकिन पिछली बार मैंने आपको एक मुस्बत खबर बताई, तो मनफी खबर इस बार मैं आपको ये बता दूं कि मधुबनी में मिथिला पेंटिंग पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में मशहूर है। वही उनकी भाषा भी है, मैथिली उनकी भाषा भी है, और एक वक्त में वहाँ के जंगलात में शहद बहुत हुआ करता था, तभी उसका नाम मधुबनी भी पड़ा। लेकिन जो मिथिला पेंटिंग करने वाले, पूरा एक मखसूस इलाका है जहाँ लोगों की रोज़ी रोटी इसी से चलती है, वो लोग बड़े मायूस हैं। ख़ास तौर से ख़वातीन जो घर में पेंटिंग करती है, उनका कहना है कि वो वोट देने नहीं जाएंगी। किसी ने सुनी नहीं उनकी, किसी ने उनकी सुनाई नहीं की। और उन्होंने ये भी बताया कि जुलाई में मन की बात ने वज़ीर आज़म में मिथिला पेंटिंग से बने हुए मास्क का जिक्र किया था, तो उन लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब शायद उनके मास्क की फ़रोख्त होना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो गट्ठर बन के कपड़ों का घर के कोनों में ही पड़े हैं। बहुत बेहद अहम जानकारी है, चुनाव से रिलेटेड बहुत अहम जानकारी है कि वो लोग अगर वोट देने नहीं जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं से मायूसी। और मैं आपको बताऊं कि देखिए अभी हम बात कर रहे थे निदा कि अगर महिलाएं जितना टर्नअप करेंगी उतना नीतीश कुमार के लिए अच्छा खबर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार उनसे इल्तजा कर रहे थे, उनसे आग्रह कर रहे थे। सत्येंद्र, आपके पास क्या जानकारी है ओवरऑल? अगर हम पूरे की बात करें बिहार की, तो कितने पोलिंग? तकरीबन 20% वोट हो चुका है। 20%? हाँ जी, जिसमें अभी सहरसा में 20.81%। सबसे हाईएस्ट अभी सहरसा नहीं, हाईएस्ट है वैशाली 24.58%। 24.58% अभी तक हो चुका है, जो कि अभी 5 बहुत दूर है। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वैशाली जिले की महुआ सीट, इस पे लोगों की खासकर नज़र है, क्योंकि लास्ट टाइम जो आरजेडी के तेज प्रताप यादव यहाँ से जीते थे, इन्होंने वहाँ पर रविंद्र राय को 28,000 वोटों से हराया था, जो कि इस सीट को नहीं लड़के हसनपुर से लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बेहद अहम जानकारी है निदा। मैं आपको बताऊं, बेहद अहम जानकारी है। जो तमाम हमारे जो गेस्ट बैठे हुए दर्शक हैं, वो तमाम लोग देख रहे हैं। एक छोटा सा रिस्पॉन्स ले लेते हैं हम नासिर से। नासिर, कोई बड़ी खबर बताए आपके पास? देखिए, मैंने कुछ रोचक जानकारी निकाली है, तो उसके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। हम अररिया ज़िले सीट की बात कर लेते हैं। अररिया में जो है वो कांग्रेस का 5 बार कब्जा रहा है। 5 बार कब्जा कांग्रेस का ही रहा है। बीजेपी यहाँ पे सिर्फ 2 बार जीती है। तो कांग्रेस के जो आबिदुर रहमान थे, 2015 में उन्होंने एक बड़े अंतर से 40,044 वोटों से लोजपा के विधायक को शिकस्त दी थी, लोजपा के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। और वोटिंग फीसद की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 21% वोटों से हराया था, जो कि एक बड़ा अंतर था। बहुत बड़ी जानकारी है। देखिए निदा, मैं आपको बताऊं कि देखिए खास तौर पे अगर किशनगंज, अररिया की बात करें, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के चुनाव में सबसे अगर हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट अगर कह लें आप, सबसे ज़्यादा अगर किसी पर परिचर्चा होनी है तो किशनगंज, अररिया। हमारे जो 2 गेस्ट बैठे हुए उनको भी ये बात पता है कि अररिया किशनगंज पे बहुत निगाहें हैं, इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि वहाँ पे ही देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर AIM जो खास तौर पे असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनका इम्पैक्ट कितना है, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। हम ये भी बता दें आपको कि ये मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं, अररिया और किशनगंज खास तौर पे। जी जी बिल्कुल, ऐसी बहुत अहम जानकारी आपने साझा की। लगातार मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। गेस्ट के पास बाद में जाएंगे। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। वो दिखा नहीं, दंगा होता है तो बिहार आता नहीं है, बाढ़ आता है तो बिहार आता नहीं है। चुनाव में वो 5 साल के बाद आकर के मुस्लिम प्रस्त हो जाएंगे, जो हैदराबाद में मुस्लिम प्रस्त नहीं है।
तो ताबिज़ जी और शमसी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आसिफ भी लगातार पल पल की अपडेट न्यूज रूम से सबसे पहले आवाम तक पहुंचा रहे हैं। कोई खबर ऐसी ना हो जो छूट जाए, लिहाजा सुबह से ही पूरी टीम अलर्ट मोड पर है पल पल की जानकारी के लिए, पल पल की अपडेट के लिए। आसिफ, आपने अभी सुना पप्पू यादव को, सीधा कह रहे हैं कि जब बिहार पर कोई मुसीबत आती है तो कोई नहीं आकर खड़ा होता, इलेक्शन में सब अपने आप को बिहार का बताने लग जाते हैं। कर रहे थे निदा, हमारे दोनों मेहमान भी इस बात को समझेंगे कि अभी जो हम बात कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की जो इम्पैक्ट है, जो असदुद्दीन ओवैसी का इम्पैक्टफुल जिला माना जाए, क्योंकि उनके एक विधायक चुने गए थे बाईपोल में, और वो निशाना वो असदुद्दीन ओवैसी पर है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत लोग बड़े मुस्लिमों के खैरखा हो जाते हैं, बहुत खैरखा हो जाते हैं, चुनाव के समय आके अपना बेटा बताने लगते हैं, जबकि मैंने तो बहुत साल यहाँ पे काम किया। अब सोचिए कि पप्पू यादव की नाराजगी जाहिर हो रही है। आपको भी याद होगा, हमने देखा कि बिहार में एक वही लीडर ऐसा था जो बहुत ज्यादा सक्रिय था और पानियों में, सब में, जनता तक, हर किसी तक उनकी कोशिश थी कि कोई भूखा ना सोए, कोई परेशान ना हो। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए हमारे जो दोनों गेस्ट बैठे हुए निदा, वो भी, उनको भी पता है कि पप्पू यादव काफी एक्टिव रहते हैं, खासतौर पे अगर ऐसे मसले हों। लेकिन आज पप्पू यादव का ये दुख है, ये गुस्सा है जो जाहिर हो रहा है, कहीं ना कहीं से उनको ये बात इंडिकेट हो रही है कि अभी किस तरीके से वोटिंग हो रहा है, क्या वोटिंग के परसेंटेज होने हैं। क्योंकि पप्पू यादव चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया उन्होंने, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने एक अलग गठबंधन बनाया। एक गठबंधन एनडीए लड़ रहा है, एक गठबंधन यूपीए लड़ रहा है, और अकेले लोक जनशक्ति पार्टी भी लड़ रही है इस बार। इसीलिए बिहार का मुकाबला इसीलिए दिलचस्प है, और तमाम लोगों की निगाहें भी बिहार के चुनाव पर हैं कि आखिर बिहार के चुनाव में जो पल पल चीजें बदल रही हैं, जो अपडेट हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि अररिया, किशनगंज जैसे जिलों पर खासतौर पर निगाहें हैं, क्योंकि ये मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है। ये हम लोगों ने वहाँ पे तमाम लोगों से रिसर्च किया है, तमाम लोगों से बातचीत करी है, बहुत सारे हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हैं, वो लोगों ने बताया कि किस तरीके से। अभी आप सोचिए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है कि किशनगंज में 20% से ऊपर वोटिंग हो गई, अररिया में 18% से ऊपर वोटिंग हो गई। तो ये इंडिकेट करता है कि वोटिंग के लिए लोग अवेयर हैं। हम भी बार बार अपील कर रहे हैं, चुनाव आयोग बार बार अपील कर रहा है कि घरों से आप बाहर निकलिए, पहले मतदान उसके बाद जलपान, पहले आप मतदान कीजिए उसके बाद जलपान कीजिए। तो कहीं ना कहीं से सब लोगों की निगाहें हैं इस बार कि बिहार में थर्ड फेज, क्योंकि देखिए आज शाम में 5 बजे के बाद पूरा बिहार चुनाव खत्म हो जाएगा, एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे जो आप कह सकती हैं कि अनुमान के जो दायरे हैं वो खुल जाएंगे, 10 तारीख तक अनुमानों के बाजार गर्म रहेंगे। लेकिन ये तय हो जाएगा कि आखिर बिहार की पब्लिक है, जो बिहार की जनता मालिक है, आखिर उसने अपना रहनुमा किसको चुना, अपना खैरख्वाह किसको चुना, ये तय हो जाएगा। इसीलिए हम पल पल की अपडेट को आपके पास पहुंचा रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि कहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है। जहाँ कम हो रहा है वहाँ चिंता की बात है, ईवीएम खराब हो रहे हैं, भारी मात्रा में ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं, उसको भी अपडेट करना होगा, उसको भी ठीक करना होगा। चुनाव आयोग क्योंकि आज तमाम चैनल को मॉनिटर कर रहा है, इसीलिए हम चुनाव आयोग से भी इल्तजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि 2 फेज में इस बात की शाबाशी करनी होगी, तारीफ करना होगा कि चुनाव आयोग ने 2 फेज का चुनाव बहुत ही बेहतर तरीके से कराया है। वो भी कोरोना काल के बाद पहला इलेक्शन था ये, जिसमें चुनाव बहुत ही बेहतर तरीके से इंतजामिया कमेटी जो थी, चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी थी, उसने बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम किया। खासतौर पर नक्सली इलाकों की बात कर लें, जो फर्स्ट फेज में जो इलाके थे, गया का नक्सल इलाका हो, कैमूर का नक्सल इलाका हो, ये सब बहुत ही टेंडेंट इलाके थे, वहाँ पे भी चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बेहतर तरीके से हुआ है। हाँ, लेकिन एक ज़रूर है कि चुनाव आयोग को चुनाव वोटिंग परसेंटेज न बढ़ने का गम जरूर होगा लगातार कैंपेन के बावजूद, लेकिन उसके पीछे कोरोना का एक डर था। लेकिन जिस तरीके से बिहार में लोग बाहर निकले, घरों से बाहर निकल के जो वोटिंग कर रहे हैं,